हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, जिसका आपको था इंतज़ार। हमारे चैनल पे आ गई है बायोलॉजी। सो ये हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आपको थोड़ा सा ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा लर्निंग वर्क है, उसके बाद आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट। सो पहले ही बता देते हैं। देखो, कुछ डिस्कवरी होती है, बायो हो, साइंस हो, और डिस्कवरी वर्ड ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सो किसने क्या क्या डिस्कवर किया, एक बार ज़रा वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, जो वर्ड है ना, जैसे जो ये वर्ड है ना, बायोलॉजी, बेसिकली ग्रीक हो, जर्मन, ठीक है। तो इस वर्ड को भी बेसिकली डिस्कवर करने वाले कौन है? वो जर्मन है। कौन है भैया? जर्मन है। ठीक है। तो कौन है? लेमार्क ट्रिवेनेरस। ठीक है। और 1801 में 1801 में ये जो वर्ड है, ये बायोलॉजी, ये तब डिस्कवर हुआ। सो ये जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी का जो बेसिक आपसे पूछा जाएगा कौन है, एरिस्टोटल का नाम मत भूलिएगा। एक और बात, जैसे एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी हैं, और जो जूलॉजी है ना गाइस, जूलॉजी के भी कौन है? एरिस्टोटल है। मतलब कि एनिमल्स की बात कर ले, जैसे बायोलॉजी ना दो तरह की होती है। एक तो आपको पता होगा बॉटनी, जो प्लांट्स की होती है। सो एनिमल्स को हम एनिमेलिया भी कहते हैं, राइट। और प्लांट्स की बात करें यानी बॉटनी की, सो उसे हम प्लांटेरियम भी कहते हैं। सो बेसिकली क्या कह रही हूँ मैं कि जो जूलॉजी है और बायोलॉजी है, इन दोनों की फादर कौन है? एरिस्टोटल है। और जो बॉटनी है, बॉटनी यानी कि प्लांट्स की, सो उसके कौन है? थियोफ्रास्टस, राइट, थियोफ्रास्टस। अब हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी की। अब ज़माना मॉडर्न हो गया है। सो जब मॉडर्न ज़माने की बात करते हैं ना, तो हम जैसे क्या था, पहले बायोलॉजी में एकदम छोटे से छोटा यूनिट हमने डिस्कवर किया था, सेल, जिसको भी हम पढ़ेंगे उसे। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। सो मॉडर्न जो आया, मतलब अब जो मॉडर्न, हम ये ह्यूमंस हैं। हम पहले वानर की तरह लगते थे, अब हम ह्यूमंस हैं प्रॉपर। सो ये मॉडर्न ह्यूमंस हैं। सो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन किया किसका? जो अब नई नई स्पीशीज़ टाइम टू टाइम हमें ओरिजिन होती है। सो चार्ल्स डार्विन जो है वो मॉडर्न बायोलॉजी के वो हैं। अच्छा, अब ऐसी मॉडर्न बॉटनी भी हो गई भाई, मॉडर्न बायोलॉजी हो गई तो मॉडर्न बॉटनी भी आ गई। मॉडर्न बॉटनी के कौन है ये बता दीजिए। तो कार्ल लिनेऑक्स। सो नॉट ओनली, अभी हमने कार्ल लिनेऑक्स जो है, ये सिर्फ मॉडर्न बॉटनी के फादर नहीं है। जो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में भी ना दो आते हैं, मतलब प्लांट्स भी आता है, एनिमल्स भी आता है। सो टैक्सोनॉमी के भी कौन है फादर? कार्ल लिनमनॉक्स। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं फादर्स, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी के। सो प्लांट फिजियोलॉजी के हैं स्टीफन हेल्स। प्लांट पैथोलॉजी के हैं डी बैरी। पैलियंटोलॉजी के कौन है? लियोनार्डो डी विंसी। सो पैलियंटोलॉजी हो गया। फिर जेनेटिक्स हो गया। जेनेटिक्स के कौन है? ग्रिगोर जोहन मेंडल। मेडिसिन के कौन है? हिपोक्रेट्स है मेडिसिन के। साइटोलॉजी, जिसकी अभी हम बात भी करेंगे, तो वो है रॉबर्ट हुक। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो आ गई है वो है वॉन बेयर है। इम्यूनोलॉजी जो आ गई है वो उसके एडवर्ड जेनर है। एक और देख लीजिए, ऐसे कि एना, एक सेकेंड हाँ लिख देती हूँ, एनाटोमी। सो एनाटोमी के कौन है? एंड्रियास विलियस जो है वो एनाटोमी के हैं। ठीक है, ये देख लो, जो एनाटॉमी है ना, यहाँ लिख देती हूँ। एनाटॉमी के कौन है? एनाटॉमी के हैं एंड्रियास वेलासियस, राइट, ओके। चलिए इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मॉडर्न पेलियंटोलॉजी के कौन है? कवियर हैं।
एंटीबायोटिक के कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। ब्लड सर्कुलेशन के कौन है? विलियम हार्वे हैं। ब्लड ग्रुप्स के कौन है? कार्ल लैंडस्टीनियर हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके MS स्वामीनाथन है। इंडिया की जो पेलियो बॉटनी है वो बीरबल साहनी है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं TH मॉर्गन। और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। देखो पॉइंट की बात यही है कि अब ये डिस्कवरी है, याद खुद करनी पड़ती है, तो बट फिर वही है पॉइंट, फिर लेक्चर देखने का क्या बेनिफिट हुआ। तो हम कोशिश करेंगे इसे लर्न भी करेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो एक तो देख लो तो है ऑरेंथोलॉजी, इसके हैं AO ह्यूम, ठीक है, AO ह्यूम है, राइट, याद रखना। इसके अलावा हम बात कर लें तो एम्ब्रियोलॉजी के कौन है? CF वॉल्फ, ठीक है, वॉल्फ। मुझे पता है जो ऑरेंथोलॉजी है ना वो एक तरह की साइंस है जो डिवोटेड है किसको? बर्ड्स को ही डिवोटेड है, ठीक है। चलो अब ये हम साथ साथ लगे हाथ याद करते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखो जैसे कुछ जो मेन है वो तो आप माइंड में रख ही लो। अब जैसे देखो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने जो ये पढ़े इम्पोर्टेंट, इनमें याद कर लीजिए कि लेमार्क कौन है, या फोटो लगी हुई है सबके, आपको बस ये बताना है कि कौन सा किसका है। अभी हमने पढ़कर आए हैं लेमार्क किसके हैं। सो गाइस देखिए हम जैसे बात कर ले लेमार्क की, तो लेमार्क तो वही हैं जिन्होंने जो वर्ड है ना, आज हम बायोलॉजी, जो ये शब्द है, जो वर्ड बायोलॉजी है लेमार्क, ये जो है ये डिस्कवर करने वाले ही कौन है? लेमार्क हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अब एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने क्या क्या करा, जल्दी बता दीजिए, एरिस्टोटल ने क्या क्या करा? जो एरिस्टोटल हैं उनके बारे में बताओ। एरिस्टोटल ने एक तो जूलॉजी, एनिमल्स के बारे में, जूलॉजी और बायोलॉजी। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है कि लेमार्क ने तो वर्ड डिस्कवर करा, और जो एरिस्टोटल है इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया भाई, बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है। अब जो चार्ल्स डार्विन है इनने मॉडर्न हो गया ज़माना, तो मॉडर्न बायोलॉजी, राइट, ऐसे याद रखो, लिखो मॉडर्न बायोलॉजी। फिर थियोफ्रास्टस, सो ये क्या, ये बॉटनी यानी कि प्लांट्स, बॉटनी यानी कि प्लांट्स। फिर कार्ल्स वाले ने क्या किया भैया, मॉडर्न बॉटनी भी होती है। अच्छा जी, मॉडर्न बॉटनी भी होती है, बिल्कुल होती है, मॉडर्न बॉटनी भी होती है। मॉडर्न बॉटनी के साथ साथ टैक्सोनॉमी भी होती है, टैक्सोनॉमी भी होती है। अभी टैक्सोनॉमी क्या होती है भैया? टैक्सोनॉमी कुछ नहीं होती, एक तरह की साइंस होती है जो क्लासीफाई करती है, नेम करती है ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि अब देख लो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना। चलिए अब जो टैक्सोनॉमी शब्द है ना, समझ में आया? टैक्सो और प्लस नॉमी, ये वही है, ये एक ब्रांच है साइंस की जो नेम देती है, नॉमी नाम देती है और क्लासीफाई करती है स्पीशीज को, ऑर्गेनिजम्स को, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। सो वो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्या है? वो सेल है। सो आ गया इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सेल। चलिए देखते हैं, ये देखिए ज़रा सेल को एक बार ध्यान से देखिए। ये है हमारा सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बहुत मज़ा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले इसका। जो ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है? साइटो, साइंटिफिक नेम क्या है? साइटो। और ये जो इसकी स्टडी है, जो हम अभी यानी स्टडी, साइटो प्लस लॉजी, साइटोलॉजी बना, यानी कि साइटो तो हुआ सेल और लॉजी हुई उसकी स्टडी। तो अब याद रखिएगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी के बारे में, बिल्कुल सही सुना। चलिए देखते हैं आखिरकार इसकी डिस्कवरी करने वाला है कौन? इसकी डिस्कवरी करने वाला कौन इंसान है भैया? तो रॉबर्ट हुक है, जिसने ये पता लगा ही लिया आखिरकार कि जो लाइफ है
उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और एकदम बेसिक यूनिट है वो क्या है, 1665 में पता लगा लिया था। बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है? सेल है। और क्या है? कुछ नहीं है, सेल है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा। क्या बात ध्यान देनी है कि जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने जो पता करा वो डेड सेल था। उन्होंने डेड सेल का पता लगाया था, यानी कि जैसे बार्क ऑफ द ट्री होता है ना, कॉर्क सेल, उन्होंने उससे पता लगाया था। किसके बारे में? सेल के बारे में। अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि लिविंग सेल की कौन सी डिस्कवरी करी, तो भैया लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला और कोई नहीं है। लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला है एंटोनियो लिवेनहॉक। और इनने बैक्टीरिया के बारे में, आरबीसी के बारे में, ऑनियन पील के बारे में, स्पर्म के बारे में, पॉन्ड हो गया, वाटर हो गया, 1674 के अंदर पता लगाया। समझ रहे हो? 1674 के अंदर पता लगाया। राइट? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए एक बार आपको लिविंग सेल भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये माइकोप्लाज्म है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये अनियन पील है, ये स्पर्म सेल है। राइट? आइए देखते हैं लिविंग सेल्स। देख लिए हमने भैया माइकोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल्स, ये अनियन का पील है, भैया लिविंग सेल है, इसके अंदर स्पर्म का सेल है। देख रहे हो? चलिए बढ़िया बात है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेल के बारे में, मतलब पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेल के बारे में। देखो, यूनिवर्सल सेल की बात करी जाए ना, तो इसमें एक तो आता है भैया लार्जेस्ट सेल आता है। ठीक है, एक क्या आता है? एक आता है लार्जेस्ट सेल आता है, और उस लार्जेस्ट सेल को हम कहते हैं ऑस्ट्रिच का अंडा। ओके, सो ऑस्ट्रिच तो सब जानते होंगे। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, एग है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। और जो सबसे छोटा सेल है ना, सबसे छोटा सेल है वो है माइकोप्लाज्म का PPLO। देखो, तभी तो मैंने आपको दिखाया, जब आपने देखा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे 3-4 तरह के सेल दिखाए। एक माइकोप्लाज्म दिखाया जिसे हम PLO भी कहते हैं, एक रेड ब्लड सेल दिखाया। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? माइकोप्लाज्म दिख रहा है, माइकोप्लाज्मा। देखो, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना ऑस्ट्रिच का अंडा देखने। ये देख रहे हो, ये ऑस्ट्रिच का अंडा कितना लार्जेस्ट सेल है। माय गॉड, है ना? देख रहे हो ना ऑस्ट्रिच? देख रहे हो? ये देखो, ये ऑस्ट्रिच की गर्दन और ये उसके एग्स। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन के बॉडी सेल के बारे में। ह्यूमन का अंदर जैसे बॉडी सेल है, उसकी अगर पूछा जाए ना, जैसे ये तो हुआ यूनिवर्सल समझते हो कि ओवरऑल मैं पूछूं कि सबसे बड़ा सेल किसका है, तो आप बोलोगे ऑस्ट्रिच का एग है मैम। मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो यू विल से माइकोप्लाज्मा। देन अगर मैं पूछूं कि आप ह्यूमंस के अकॉर्डिंग एक बार बताएं प्लीज़, सब बोलो कि हम ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल है ओवा का एग। सबसे लार्जेस्ट क्या है? ओवा एग। राइट? और सबसे जो छोटा है ना, सबसे छोटा, वो है स्पर्म का सेल। राइट? ओके, देखो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से तो सबसे छोटा ये है, और ओवरऑल ये है, मतलब ओवरऑल छोटा माइकोप्लाज्म, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से स्पर्म का सेल। ठीक है, चलो अब एक बार ना ह्यूमन बॉडी सेल के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये गैमेट्स हैं, यहाँ पे स्पर्म है, ये ओवम है। अब ह्यूमन बॉडी सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है गैमेट्री सेल। तो सोमैटिक सेल क्या होते हैं? सोमैटिक सेल 2 प्रकार के हो रहे हैं। एक तो हो गया नर्व सेल। ठीक है, सोमैटिक के अंदर भी फर्दर 2 पार्ट आ रहे हैं। देखो, सोमैटिक यानी इस तरह के जैसे सेल हो गए, एंड गैमेटिक यानी कि गैमेट्स हो गए, जिसमें स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। सो सोमैटिक सेल में भी नर्व सेल सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी अगर पूछते हैं नॉर्मली, नर्व सेल है। और जो हमारा रेड ब्लड सेल है, वो भी मैं दिखा चुकी हूँ, कितनी बार दिखाऊं, वो सबसे छोटा है। वो सबसे छोटा है रेड ब्लड सेल सोमैटिक सेल के हिसाब से। अब आपसे पूछा जाए कि गैमेट सेल के हिसाब से, तो ओवा बड़ा है, स्पर्म छोटा है। ओवा बड़ा है, देखो ओवम बड़ा है, ये फोटो के हिसाब से मैं देखो, ओवम बड़ा है और स्पर्म छोटा सा है। समझ रहे हो? अब हम आते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आखिर ये सेल के बारे में भी आपको कुछ बता दें हमें। ठीक है, तो देखो, ये तो सेल का डायग्राम है बेसिकली, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। अब हम सेल के ऑर्गेनेलिस पढ़ लेते हैं।
तो आइए अब बात कर लेते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन साथ साथ एक काम करती हूँ, डायग्राम में निकाल देती हूँ। देख लीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है क्या है, ये जो बाहर दिख रही है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सेल की मेम्ब्रेन ही तो है। ये आउटर कवरिंग है, लेयर है सेल की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग एंड द लेयर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, वो आउटर कवरिंग है, लेयर है सेल की, जो प्रोटेक्ट करती है अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? सेल की मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है? मतलब सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कंट्रोल करती है, मतलब आप सामान अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, एंट्री एग्जिट पे भी देखती है। ये मेडअप है प्रोटीन और लिपिड की, और इसे हम कहते हैं ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड प्रोटीन। फिर हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है ये बहुत ज़्यादा एक मोस्ट आउटर कवरिंग है, लेयर है सेल की। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सेल ऑर्गेनेल को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी, और ये बनी हुई है किससे? सेल्यूलोज से बनी हुई। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे सेल वॉल के बारे में। बेसिकली जैसे हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में ना जैसे सेल वॉल जो है वो शेप भी देती है। अब वॉल है तो इसकी प्रॉपर शेप भी होगी, प्रोटेक्शन भी होगी। इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में, राइट। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के जैसे जो वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है? सवाल ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की वॉल किस चीज़ की बनी हुई है। बैक्टीरिया की वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। क्या? सेल वॉल बनी हुई है, राइट। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की। फिर बात कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, पहले ही बता दूं। अब आप पूछोगे कि एनिमल्स के अंदर है, तो एनिमल्स में कोई सेल वॉल वगैरह नहीं है जी। प्लांट्स की बात कर ले तो प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। फिर आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि फंगाई की किससे बनी हुई है? तो फंगाई की सेल वॉल जो है वो बनी हुई है किससे? काइटिन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लें। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया की एक बार बात हो जाए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का। वो क्या है? वो पावर हाउस है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ नहीं है, वो पावर हाउस है सेल का, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसका जो डायमीटर है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक है। हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डायमीटर बता रही थी कि 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक जो है वो क्या है? क्या चीज़ है भैया? डायमीटर है। और क्या है? चलो ये ले लेते हैं। अब बात कर रही हूँ मैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ना 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की भी 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती है। एक होती है आउटर जो कि होती है पोरस, एंड एक होती है इनर जो कि होती है, एक होती है आउटर जो कि पोरस होती है, एक होती है इनर जो कि डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। एटीपी क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस क्या होती है? एडोनोसाइन ट्राइफोस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अपना खुद का डीएनए भी होता है, अपना खुद का
प्रोटीन भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे अपना खुद का डीएनए भी होता है, अपना खुद का प्रोटीन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी क्या कहते हैं। सो आपसे पूछा जाए एनर्जी करेंसी, सो एनर्जी करेंसी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फाउंड होते हैं, क्राइस्टे। सो क्राइस्टे कहाँ पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। सो वेरी गुड, समझ में आ गया मतलब। सो अब इसकी डिस्कवरी करने वाला कौन है वो आप यहाँ देख ही सकते हैं, आल्टमैन 1886 में, और कॉलिकर, ऑल्टमैन और कॉलिकर जो हैं वो इसकी डिस्कवरी करने वाले हैं। 1857 में इसने करा और 1886 में आल्टमैन ने करा। किसने करा, आल्टमैन ने, राइट। चलिए सो देख लो, वन क्रैब्स साइकिल क्या होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। आ जाओ अब बात कर लेते हैं हम आगे गोल्गी अपैरेटस की बात कर लेते हैं, गोल्गी अपैरेटस। सो गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर करने वाला है कैमिलो गोल्गी, मतलब गोल्गी का नाम तो गोल्गी है, 1898। सो गोल्गी अपैरेटस, सो गोल्गी अपैरेटस का पता है क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को। गोल्गी अपैरेटस का काम ही है सिस और फॉर्मिंग फेज में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी का ट्रांसपोर्टर है, एनर्जी को पैक करना फिर से डिस्पैच करना। सो पोस्ट ऑफिस है ये, हिसाब से क्या है ये, इसे ना हम पोस्ट ऑफिस भी कह देते हैं। गोल्गी अपैरेटस को ना हम कभी कभार क्या कह देते हैं कि पोस्ट ऑफिस है यार, ये तो भाई सामान को मतलब पैक करेगा फिर डिस्पैच करेगा, पैक करेगा फिर डिस्पैच करेगा, यही काम धंधा है इसका, और कोई काम धंधा ही नहीं है। इसके वजह से दो तरह के फेस भी होते हैं, पता है कैसे, मैं इसकी फेस का बताऊँ ना आपको। जैसे एक तो होता है आपका सिस फेस और एक होता है इसमें ट्रांस फेस। सो सिस फेस जो होता है वो तो होता है फेस अंदर की तरफ, जैसे जो फेस होता है वो होता है सिस फेस। ट्रांस क्या होता है, जो फेस बाहर की तरफ जा रहा हो ना, हम उसे ट्रांस फेस कहते हैं, इसमें समझ रहे हो। चलो तो हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, फैट और प्रोटीन, मतलब जैसे सिर्फ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन और फैट दोनों से मिलकर क्या बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सपोर्ट करता है सेल को, हेल्प करता है इन द सपोर्ट ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टड होता है राइबोसोम्स के साथ। सो स्मूथ वाला किसके साथ स्टड होता है, राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो इस सॉरी गलत बोल दिया, रफ वाला रफ वाला जो होता है, रफ वाला राइबोसोम्स के साथ स्टड होता है, आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स। एंड जैसे बात ये हो रही थी कि रफ वाले में प्रोटीन सिंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, रफ प्रोटीन होते हैं, रफ एंड टफ। एंड जो स्मूथ वाला है, स्मूथ जैसे एकदम स्मूथ हो जाता है ना, फैट वैट खाओ तो स्मूथ स्मूथ होता है सब। सो फैट हो गया या डिटॉक्सीफाई हो गया लिवर की हेल्प से, तो ये सब काम होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए अब बात कर लेते हैं वैक्यूल के बारे में। फिर वैक्यूल तो होते ही यही है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज करना, ये सब वैक्यूल का काम ही है। और वैक्यूल की डिस्कवरी करने वाला कौन है, सो वैक्यूल की डिस्कवरी करने वाला है एंटोनियो लीवेनियरहोफ। सो वैक्यूल, जैसे ये थोड़ा बड़ा करो इमेज, वो थोड़ा ब्लर हो गया, फिर भी आप देखो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है अंदर का, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर वैक्यूल तो ये पूरा वाटर स्टोरेज हो गया, सेल सैप हो गया और टोनोप्लास्ट हो गया। तो जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज का पूरा सैक है ये वैक्यूल, जिसमें पानी हो गया, पानी, खाना पीना सब ज़्यादा स्टोर होता है। और सबसे ज़्यादा देखो प्लांट सेल में ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा यही होता है, प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, तो आप बोलेंगे वैक्यूल बड़ा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। सो प्लास्टिड्स का काम ही ये होता है ग्रीन कलर देना प्लांट्स को,
एंड वेराइटी ऑफ कलर देना प्लांट्स को बेसिकली। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट आ गया, ल्यूकोप्लास्ट आ गया, क्रोमोप्लास्ट है। सो प्लास्टिड्स में जैसे ना क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। सो प्लास्टिड्स में जैसे जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है, ल्यूको यानी वाइट कलर मिलता है, और क्रोमो में वेराइटी होगी। क्रोमो मतलब वेराइटी होता है। सो प्लास्टिड्स में आप समझ गए। अच्छा, प्लास्टिड की एक बात बताऊँ, देखो प्लास्टिड की बढ़िया बात क्या है कि प्लास्टिड जो है उनको हम क्या कहते हैं, किचन। तो जो किचन है ना, किचन जैसे क्लोरोफिल से आपको पता है खाना वाना बनता है और हरा कलर होता है। सो जो किचन है, जो रसोई है, रसोई क्या है, प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स है बेसिकली रसोई। इन पे अपना खुद का ही डीएनए होता है। जैसे रसोई पे हर तरह का सामान होता है ना, ऐसे इन पे अपना खुद का डीएनए हो गया, खुद का ही प्रोटीन हो गया, है ना, खुद का ही फ्लूइड हो गया, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग ये इन पे खुद होता है। अच्छा देखो, जैसे क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करने वाले कौन है, प्लास्टर्स। उन्हें हम कहते हैं प्लास्टर्स, जो स्टोर करते हैं क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करते हैं, क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं बेसिकली, वो है प्लास्टर्स, राइट। एंड फ्लूइड जो होता है वो डार्क रिएक्शन देने के लिए फ्लूइड, हम उसे फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोफिल, एंड ऐसे ही कुछ बातें। चलिए आपको कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है। देखो पता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट कलर देते हैं ना, ये भी फर्दर 3 तरह के होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर देते हैं ये भी फर्दर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट, बस इतना ही लिख रही हूँ। एक होते हैं एलियोप्लास्ट, एक होते हैं एलियोप्लास्ट। सो जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्टोर करने वाले ये एलियो वाले हैं प्रोटीन के। ये वाला जो है इलायो है ये फैट्स का, और जो अमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट में भी फर्दर कितने तरह के भैया कलर्स वलर्स का हिसाब है। सो उसके अंदर भी आता है, जैसे कि उसके अंदर भी एक आता है आपका शुगर बीट, है ना। शुगर बीट जो स्टोर करता है बेटानिन को स्टोर करता है। फिर एक आता है आपका टमाटो, जैसे टोमेटो का जो कलर है उसका क्या है, लाइकोपीन है। और जो लास्टली एक और आता है वो आता है कैरेट का जो कलर है उसको किससे, कैरोटीन, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। यार लाइसोसोम है सुसाइडल बैग है, इन्हें हम ना टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले कौन है, डी डोवे हैं। इसका काम ही यही है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना हाइड्रोलिटिक, उनको तो जो लाइसोसोम है इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। और ये सुसाइडल बैग कहाँ पर होते हैं, सुसाइडल बैग जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, गोल्गी बॉडीज़ में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, गोल्गी बॉडीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए सो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, ताकि जो भी जितना भी वेस्ट होता है ना, जैसे अब वेस्ट इकट्ठा हो गया तो अब क्या करेंगे बेचारे, वेस्ट इकट्ठा हो गया तो जितना भी जो वेस्ट फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी मतलब ये वेस्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, समझ रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का एक डिफरेंस ही देख लेते हैं। चलिए आइए वही देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस ही देख लेते हैं। देखो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है। एनिमल सेल में सोचना भी मत, सेल्यूलोस होता है, एनिमल सेल में सोचना भी मत। प्लास्टिड इसमें होता है, जिससे वो अब ये कलर वलर बताया ना रसोई। एनिमल सेल में क्या खुद से अगर रसोई होती तो क्या खाना खाते, क्या वो लोग नहीं खाते ना एनिमल्स, फिर तो खुद की रसोई होने का तो तुक ही नहीं है। वैक्यूल बड़ा होता है,
इसमें होता है पर छोटू सा होता है। वैक्यूल मतलब पानी वानी स्टोर और फूड खाना पीना सब स्टोर करता है। पर अब प्लांट्स की जब रसोई अपने पास है, आप ये तो कॉमन सेंस अब लगा लो और याद कर लो कि भाई जिस प्लांट पे खुद की रसोई है, प्लास्टर्ड है उन पे, तो उनको क्या चाहिए, उनको एक वैक्यूल भी बड़ा साइज़ का चाहिए, उनको पक्की दीवार भी चाहिए, उनको सेलुलोस भी खुद का चाहिए। पर एनिमल सेल तो बेचारा बाहर से ही खा रहा है, तो रोज़ ही खा रहा है खाना, 3 टाइम तो खाना खाता है एनिमल। तो वैक्यूल जो है उसका छोटा भी चल जाएगा, प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, सेलुलोस नहीं है, सेल वॉल नहीं है। वेरी वेरी सिंपल गाइस। चलो थोड़ी सी और बातें हम जान लेते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म भैया जेली लाइक सब्सटेंस होता है। देखो जैसे साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स सब प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस है, एनर्जी यहीं से मिलती है सारी। वेरी नाइस। अब न्यूक्लियस, ये देखो ये आपका ये न्यूक्लियस है, ये बीच में ये न्यूक्लियोलस है। सो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जैसे न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस ही प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोलस ही प्रोड्यूस करता है। क्रोमेटिन मटेरियल, ये देखो क्रोमेटिन है, ये भी इसके अंदर दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है क्रोमेटिन। सो जो क्रोमेटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये अंदर आपको धागे दिख रहे होंगे, धागे दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं ना धागे। सो ये क्रोमेटिन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रोमेटिन है हम कहते हैं। और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये विजिबल होते हैं जब सेल बढ़ जाता है ना, तब दिखते हैं। तो अब न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की, ये भी किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। 22 पेयर होते हैं, और 22 पेयर तो वैसे होते हैं, और जो एक पेयर होता है वो होता है एक्स से एक्स जिससे गर्ल बनती है, और एक्स वाई जिससे बॉय बनता है। ठीक है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन भी किस में होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। सो हिस्टोन नाम का प्रोटीन भी क्रोमोसोम में। ठीक है, अब वैसे 2 तरह के जैसे सेल होते हैं, एक होता है वैसे प्रोकैरियोटिक सेल, एक लास्ट बार जान लो, फिर हम लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। सो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। नाम तो सुना होगा। देखो जिस पे हो न्यूक्लियस और जिस पे हो सेल मेम्ब्रेन, एकदम सर्कुलर डीएनए वगैरह, तो वो तो क्या होता है, वेल डिफाइंड एकदम, वो तो हो गया प्लांट और एनिमल सेल, वो हो गया यूकैरियोटिक, उन पर प्रॉपर न्यूक्लियस वगैरह है। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल किस में होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उन पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ना कोई न्यूक्लियस है ना ही कोई सेल की मेम्ब्रेन है, तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बस इतना सी बात थी, कुछ खास बात नहीं थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, 0.5 एकदम 0.1 माइक्रोमीटर होते हैं, और ये आपको कम से कम दिख रहा होगा 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है, 10 से लेके 100 तक भी ये हो सकता है। ठीक है ना, सेल का साइज़ यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल में। तो इनका एक लीनियर डीएनए होता है। अच्छा देखो, सर्कुलर डीएनए किसका होता है, सर्कुलर डीएनए हमेशा बैक्टीरिया का होता है, बैक्टीरिया से गोल गोल होता है। पर लीनियर डीएनए किस में होता है, डीएनए यहाँ पे होता है ना एकदम सीधा सीधा, वो होता है यूकैरियोटिक का, वो होता है यूकैरियोटिक का, और उसका डायमीटर मैंने आपको बताया 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो गया। सो ये हमने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आया होगा, नॉलेज मिली होगी। ठीक है, देखो बाकी रही बात डिस्कवरीज़ की, तो एक बार मैं वो आपको दोबारा से बता देती हूँ। सो देखिए गाइस, ये कम्प्लीटली इमेज है जिसमें मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल थी मैंने एक पेज में कवर करने की कोशिश की है। ये डिस्कवरीज़ हैं, देख लो। सो एक बार मैं बस वापस से रीड आउट कर देती हूँ। देखो, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, बायोलॉजी जूलॉजी एरिस्टोटल, बायोटनी इकोलॉजी थियोफ्रास्टस, एनाटॉमी एंड्रियास वेसेलिस, टैक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर ये कैरोलस लिनियस, कैरियस लिनियस ने। मॉडर्न जो बॉटनी है वो, मॉडर्न बॉटनी भी इन्हीं का काम है, मॉडर्न बॉटनी भी इनका ही काम है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। सो प्लांट की फिजियोलॉजी,
प्लांट की फिजियोलॉजी सी फिनहेल्स, और जो प्लांट की पैथोलॉजी वो कौन है? वो डी बेरी है, ठीक है। पैलियंटोलॉजी लियोनार्ड डी विंसी है। जेनेटिक्स के जॉर्ज जॉन मेंडल हैं। मेडिसिन में आप हाइपो हो जाते हैं, मेडिसिन का आगे हिपोक्रेट्स हैं। साइटोलॉजी के तो सभी को पता चल गए, डेड सेल के रॉबर्ट हुक हैं, और दूसरे उसके लिविंग सेल के कौन है? लिविंग सेल के एंटीनो हैं। लिविंग सेल के कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोविक। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के वॉन बेयर हैं। इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर हैं। देन मॉडर्न पेलियोंटोलॉजी के कवियर हैं। एंटीबायोटिक के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, यानी पेंसिलिन भी है। ब्लड सर्कुलेशन के विलियम हार्वे हैं। ब्लड ग्रुप्स के लैंड स्टीनर हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के नॉर्मन ई बोरलॉग। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। इंडियन पैलियोबोलॉजी बीरबल साइनी। बर्डमैन सलीम अली। और ऑरेंथोलॉजी भी पढ़ाया था मैंने, एक पढ़ाया था ये फाउंडर ऑफ ऑरेंथोलॉजी में क्या था? AO ह्यूम किसके थे? मैं एक AO ह्यूम का बताया था ना, AO ह्यूम, ये थे ऑरेंथोलॉजी के। ऑरेंथोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द बर्ड्स बेसिकली। बर्डमैन के तो सलीम अली हैं, और ये एम्ब्रियोलॉजी के कौन है? CF वॉल्फ है, ठीक है। So चलिए, meet you in the next lecture. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel.